नमस्कार, शुभ संध्या। आज के हमारे जीवन रंग उषा संग पेज पर अपनी बात हम सबके साथ साझा करने आ रहे हैं प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी। आज के नमस्कार। कार्यक्रम में। जी, तो प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा एक शिक्षाविद, साहित्यकार और समालोचक हैं। इनका एक संक्षिप्त सा परिचय दर्शकों आपको देना चाहूंगी। इनका जन्म सांस्कृतिक नगरी उज्जैन में हुआ। यहीं पर उन्होंने उच्च शिक्षा विक्रम विश्वविद्यालय से प्राप्त की और इन्होंने भाषा, लिपि, साहित्य और संस्कृति से संबंधित उच्च स्तरीय पुस्तकों का संपादन और लेखन किया। वर्तमान में ये विक्रम विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष हैं, कुलानुशासक, कला संकाय अध्यक्ष एवं कार्य परिषद सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए अनेक नवाचारी प्रयत्न किए, जिनमें विश्व हिंदी संग्रहालय एवं अभिलेखन केंद्र, मालवी लोक साहित्य एवं संस्कृति केंद्र, भारतीय जनजाति साहित्य एवं संस्कृति केंद्र एवं भारतीय भक्तिकालीन साहित्य एवं संस्कृति केंद्र की संकल्पना एवं स्थापना प्रमुख है। देश विदेश की महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ संस्थाओं से जुड़ाव है इनका और उन्होंने विभिन्न विषयों पर सैकड़ों व्याख्यान, परिसंवाद और शोध आलेख प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने 75 से अधिक विद्यार्थियों के पीएचडी उपाधि के लिए शोध निर्देशन किया है। प्रोफेसर शर्मा अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका अक्षरवार्ता के प्रधान संपादक भी हैं। प्रोफेसर शर्मा आलोचना, निबंध, संस्मरण, नाटक, रंगमंच, कला समीक्षा, संस्कृति विमर्श, हिंदी एवं देवनागरी के विविध पक्षों पर लेखन एवं अनुसंधान कार्य में निरंतर सक्रिय हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शोध परियोजना के अंतर्गत साठोत्तर हिंदी नाट्य साहित्य और भारतीय रंग क्षेत्रों विषय पर अनुसंधान भी किया है। मुख्य आलोचना और शोध की कुछ कृतियों का परिचय देना चाहूंगी। एक लंबी सूची है इसकी। शब्द शक्ति संबंधी भारतीय और पाश्चात्य अवधारणा तथा हिंदी काव्यशास्त्र, देवनागरी विमर्श, मालवा का लोकनाट्य माच और अन्य विधाएं, सिंहस्थ विमर्श, हिंदी भाषा संरचना, मालवी भाषा और साहित्य इत्यादि इत्यादि। एक बहुत लंबी सूची है। मालवी भाषा साहित्य, मालव मनोहर, हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य, हिंदी नाटक, निबंध तथा स्फुट गतिविधियां, बघेली भाषा साहित्य, स्त्री विमर्श इत्यादि पर भी। और साथ ही इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा निधि 2021 विविध आयाम और संभावनाओं पर भी अपना कार्य किया है। निबंध, आलोचना, भाषा शास्त्र, मालवी भाषा, लोक एवं जनजाति विषय पर 800 से अधिक आलेख एवं टिप्पणियों का लेखन किया है और करीब 40 पुस्तकों का संपादन प्रोफेसर शर्मा ने किया है। इन्हें इतना कुछ किया है तो इन्हें कई तरह के पुरस्कार भी मिले हैं। इनमें से कुछ प्रमुख पुरस्कारों की चर्चा करना चाहूंगी। उसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सम्मान, डॉक्टर संतोष तिवारी समीक्षा सम्मान, राष्ट्रीय कबीर सम्मान, भाषा भूषण सम्मान, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, आचार्य विनोबा भावे नागरी लिपि सम्मान, आदित्य सम्मान, विश्व हिंदी सेवा सम्मान तथा साहित्य सिंधु सम्मान, अभिनव शब्द शिल्पी अलंकरण, अटल श्री राष्ट्रीय साहित्य सम्मान। एक लंबी लंबी सूची है। और इन्होंने अपने इस कार्यकाल के दौरान प्रोफेसर शर्मा ने थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस एवं म्यांमार की भी अकादमिक यात्राएं की है और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भी उन्होंने अपने व्याख्यान दिए हैं। तो और उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 30 से अधिक साहित्यिक सांस्कृतिक समारोह, संगोष्ठी एवं कार्यशालाओं का समन्वय किया है। तो कम करते करते भी एक लंबी सूची मैंने आपको बताई है। तो इस तरह से आज के जो हमारे अतिथि हैं वह विशिष्ट प्रतिभा के धनी हैं और उन्होंने हिंदी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो आपका हार्दिक स्वागत है जीवन रंग उषा संग पेज पर सर। धन्यवाद सर। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि आपने शिक्षण के साथ साथ भाषा की विविध विधाओं पर लेखन कब और कैसे प्रारंभ किया और इसके पीछे क्या किसी की प्रेरणा रही? आप हमें थोड़ा जानकारी दें। जी धन्यवाद उषा जी। मैंने पाया है कि आपने बेंगलोर जैसे क्षेत्र में रहने के बावजूद हिंदी
की जो परंपरा है उसको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। आपका स्वयं का जो शोध कार्य है, जो कि हमारे इसी विश्वविद्यालय से संपन्न हुआ था, जी 1 दशक से अधिक समय हो गया उसको, वह भी इसी दृष्टि से था कि हम उत्तर और दक्षिण की भाषाओं को, साहित्य को और वहाँ की संस्कृतियों को जोड़ने की चेष्टा करें। जी मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगा कि आपने आज के इस महत्वपूर्ण पटल पर बातचीत के लिए यह अवसर जुटाया है। धन्यवाद। अभी आपका ये प्रश्न आया कि साहित्य के प्रति लगाव के क्या कारण रहे, तो मुझे गौरव मिला है कि मैं जिस भूमि पर मेरा जन्म हुआ वह कला, साहित्य और संस्कृति की प्राचीनतम नगरियों में शुमार की जाती है। बिल्कुल उज्जैनी का जो कला वैभव है, उज्जैनी की जो साहित्य संपदा है और यहाँ की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, वह किसी भी व्यक्ति को, यदि वह सजग है, यदि वह आत्मा अवलोकन करना चाहता है, तो बहुत सारी प्रेरणाएं इस भूमि के साथ जुड़ी हुई है। फिर मुझे सौभाग्य मिला कि मेरे पिताश्री वे स्वयं साहित्य के प्रति गहरी अभिरुचि रखते थे। यद्यपि वे कोई औपचारिक प्रकार का लेखन या कोई उस प्रकार से कोई औपचारिक साहित्यिक शिक्षा आदि से जुड़े नहीं थे, वो पेशे से विधि के क्षेत्र के व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने जब भी कभी उन्हें मौका मिलता था तो साहित्यिक रचनाओं के साथ वे अपने आप को जोड़ करके रखते थे। एक तरह से साहित्य उनकी जो दैनंदिन तमाम प्रकार के संघर्ष, तमाम प्रकार के तनाव, तमाम प्रकार के दैनंदिन विषयों से जुड़ी हुई जो उनकी जीवनचर्या थी, उसमें कहीं न कहीं साहित्य उन्हें मन को शांत करने, मन को आनंद में निमग्न करने और प्रेरणा का संचार करने का माध्यम था। तो वे बालकाल से ही, जब मैं छोटा था तब वे हम लोगों के लिए उस जमाने की जितनी भी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी, पहले बाल पत्रिकाएं, वो हम लोगों के बीच में उपस्थित करते थे। और जब हम लोग जी चाहे चाहे अन्य जितनी भी पत्र पत्रिकाएं हों, उन सब पत्रिकाओं को वे घर पर लाते थे और उस तरह के वातावरण से साहित्य के प्रति एक सहज संस्कार विकसित हुए। यद्यपि मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, लेकिन ओ जब साहित्य की उन विशेष प्रकार की रचनाओं के साथ मेरा संबंध बनता चला गया, तो विज्ञान जो है वह बीएससी के बाद पीछे छूट गया और फिर पूरी तरह से अपने आप को साहित्य की धारा से मैंने अपने आप को संपृक्त किया। पहले औपचारिक शिक्षा में साहित्य में एमए किया, फिर एमफिल, फिर पीएचडी, और फिर हमारे जो गुरुवर थे आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी, उनकी प्रेरणा निरंतर दी रही और उसका सुपरिणाम रहा कि लेखन को गति मिलने लगी। तो आपका वास्तव में ये शुरुआत तो परिवार से ही हर किसी बच्चे को संस्कार मिलते हैं, उसी तरह आपको पिताजी से मिले और आपने किस तरह से अपने साइंस से हिंदी में आए, और ये तो हमारे हिंदी के विद्यार्थियों के लिए और हिंदी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपने हिंदी विषय आपने स्नातकोत्तर उपाधि के लिए चुना और आपने कितना कुछ किया है, तो ये तो आपका निर्णय बहुत ही अच्छा रहा। धन्यवाद। मैंने जो आपके इसमें पाया कि आपने विशेष रूप से मालवी लोक साहित्य, लोक विधाओं एवं जनजाति साहित्य पर बहुत कार्य किया है, तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को आप दें। साहित्य को यदि आप एक व्यापक फलक पर देखें तो हमारा जो मूलवर्ती जो साहित्य है वो लोक साहित्य है। लोक साहित्य ही बाद में अलग अलग प्रेरणाओं को जन्म देने का कारण बनता है और उसके बाद में लोग जो है एक कलम साथ में लेकर के चल पड़ते हैं और रचनाएं होने लगती हैं। जी मैं जब आदि कवि वाल्मीकि की चर्चा करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि आदि कवि वाल्मीकि ने यह प्रश्न किया था उस समय के बड़े ऋषि, और वो तो तीनों कालों में भ्रमण करने वाले, तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले देवर्षि नारद से उन्होंने प्रश्न किया था कि ऐसा कोई चरित्र आप बताएं जिनका की विशेष प्रकार का जिसमें गुण हो।
जो विलक्षण गुणों से युक्त हो, जिसके बारे में मैं कुछ अपनी बात रखूं। आप देखिए कि उस जमाने में नारद मुनि कहते हैं कि राम जो है वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, इक्ष्वाकु वंश के जो राम है वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो तेजस्वी हैं, जो वीर्यवान हैं, जो संकटों में भी अपने आप पर धैर्य रखने वाले व्यक्ति हैं, और जो सदैव लोक हित में जुड़े रहते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, जने ही श्रुतः, मैंने लोगों से सुना है। जी अब आप सोचिए कि राम कथा कोई औपचारिक प्रकार के लेखन से नहीं आई है, वो पहले लोक कंठ में विराजित थी, लोग उसको एक दूसरे को हस्तांतरित करते चले आ रहे थे, बाद में फिर उसको लिपिबद्ध करने का कार्य वाल्मीकि ने किया। तो हमारा जो मूल साहित्य है वो लोक साहित्य है, जो कंठानुकंठ अनेक सहस्राब्दियों से चला आ रहा है। ये जरूर है कि समय के अनुसार या भाषा के प्रचलन के आधार पर प्रयोग में परिवर्तन होता है, उस तरह से भाषा का कलेवर भी बदलता रहता है। तो हमारा जो लोक और जनजातीय साहित्य है वह एक तरह से निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। उस साहित्य से जोड़ने की प्रेरणा मेरी बुआ जी की रही, जो कि घर में निरंतर जो है हम लोगों को तमाम प्रकार के व्रत, पर्व, उत्सव, लोक देवी देवता या अनेक प्रकार के जो हमारे सांस्कृतिक उपादान हैं उनके साथ वो जोड़ने के लिए कथा, वार्ता, गीत, लोकोक्तियां आदि इन सबको हमें सुनाती थी। तो मैं उनकी दिव्य प्रेरणा मानता हूँ और उन्हें हमेशा स्मरण करता हूँ कि यदि उन्होंने उस समय में लोक साहित्य की गंगा हमारे मध्य प्रवाहित नहीं की होती, और इसी प्रकार संस्कृति के जो तमाम उपादान हैं, चाहे वो लोक चित्र हों, चाहे लोक शिल्प हों, तमाम प्रकार के भित्ति और आंगन में बनाए जाने वाली कला में आकृतियां हों, और भी अन्य जो क्रम थे लोक के, उन सबको उन्होंने हमारे अंदर संक्रमित किया, और उसका सुपरिणाम रहा कि बालपन से ही एक तरह से लोक साहित्य और संस्कृति के प्रति एक आत्मीय अनुराग बनने लगा। वह जब मैं औपचारिक क्षेत्र में जब आया तो मैंने पाया कि लोक की अवहेलना हो रही है, लोक भाषा की अवहेलना हो रही है, लोक साहित्य को एक तरह से बीते हुए साहित्य के रूप में लोग देख रहे हैं, लोक संस्कृति जो है उसके जो महनीय तत्व हैं उनकी लोग उपेक्षा कर रहे हैं। ये बात मुझे स्वीकार योग्य नहीं लगी। तो मैंने भले ही शास्त्र की दृष्टि से जो कार्य किया शोध का, वह शब्द शक्तियों पर कार्य किया, लेकिन शास्त्र के साथ साथ लोक के प्रति जो आत्मीयता का रिश्ता था वो मेरा प्रगाढ़तर होता चला गया। और उसी के तहत केवल मालवी ही नहीं, वरन जितने भी प्रकार के महत्वपूर्ण हमारे अंचल हैं, लोकांचल हैं, उनकी संस्कृति जी हरा पूर्ण संवाद मेरा बना, वो जनजातीय साहित्य के साथ में बना है। जातीय साहित्य में उतना ही महत्वपूर्ण मानता हूँ जितना अन्य प्रकार के साहित्य को लोग महत्व देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसमें हमारी जो मूलवर्ती जो संवेदनाएं हैं वो स्पंदित होती है, उसमें हमारे जीवन के तमाम प्रकार के वे उपादान जिनसे हमारे दैनंदिन के सरोकार होते हैं वो उसमें व्यक्त होते हैं। फिर हमारी तमाम प्रकार की जो भावनाएं हैं वो प्रकट होती हैं, उसमें व्यक्ति व्यक्ति के संबंध, परिवार जीवन का महत्व, समाज जीवन का महत्व, प्रकृति और पर्यावरण के साथ हमारा रिश्ता, ऐसे तमाम जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं हमारे जीवन के, वो बिना किसी आवरण के, बिना किसी अलग प्रकार की बुनावट के सहज, तरल और निश्चल रूप में हमारे बीच में आते। अतः लोक साहित्य और लोक संस्कृति के साथ साथ जनजातीय साहित्य और संस्कृति को देखना एक तरह से गहरी जो भारतीयता है उसके साथ जुड़ी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि लोक साहित्य और संस्कृति ही भारतीय संस्कृति। भारत की संस्कृति केवल शिष्ट, कथित तौर पर शिष्ट कहें, नगरीय या महानगरीय संस्कृति नहीं है। और मैं तो ये भी मानता हूँ इस धरती पर रहने वाला व्यक्ति
से नहीं, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी लोक संस्कृति या जनजाति संस्कृति का संवाहक है। कई बार नहीं पहचान पाता, कई बार वो समझ नहीं पाता है कि मैं तो बदल चुका हूँ, मैं तो अब पूरी तरह से पाश्चात्य जो मानदंड है उनमें अपने आप को समेट लिया हूँ। तो ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति की कोई न कोई अपनी मूल बढ़ती लोक या जनजातीय संस्कृति है, भले वो उसको समझता है या नहीं समझता। बिल्कुल तो बिल्कुल यह जो एक सिलसिला था, यह निरंतर चलता चला और आज मुझे कहते हुए गौरव का अनुभव होता है कि लगभग 60-70 अलग अलग विषय क्षेत्रों पर न केवल लोक साहित्य और संस्कृति के आयामों पर न केवल मैंने कार्य किया, वरन नई पीढ़ी को भी इस दिशा में प्रेरित किया और बहुत सारे लोग इस दिशा में चल पड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए अक्सर पढ़ती रहती हूँ या जानकारी मिलती रहती है। आपने लोकनाट्य मार्च पे बहुत काम किया है, इसकी कुछ जानकारी आप दर्शकों को दें। लोक नाट्य जो है वो एक तरह से हमारी समावेशी रंजकता के परिणाम है जी। लोक नाट्य की भूमि जो है वो एक तरह से भरत नाट्य शास्त्र की भूमि के साथ जुड़ती है। भरत मुनि ने किसी जमाने में ये कहा था कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, इसकी सिद्धि के लिए मैं नाट्य की महिमा को रेखांकित कर रहा हूँ, नाट्यशास्त्र रच रहा हूँ। और यदि आप नाट्य की परंपरा को देखें तो हमारे यहाँ पर जो मध्यकाल है, मध्यकाल में बहुत सारा आक्रमण हो रहा था, बहुत तरह से हमारी संस्कृति, लेकिन शिष्ट जो नाट्य परंपरा थी उसमें कई बार समस्या खड़ी हुई, वो विश्रंखलित हुई, लेकिन लोक नाट्य की परंपरा जीवंत रही। लोक नाट्य भूमिका का निर्वाह करते रहे। आप रामलीला को देख लीजिए, बिल्कुल, रासलीला को ले लीजिए, या हमारे अंचल का जो मालवा का लोक नाट्य नाच है उसको देख लीजिए। नौटंकी है, ख्याल है, नाचा है, स्वांग है, जात्रा है, कथकली को देख लें, आप यक्षगान को ले लें, तमाम प्रकार के जो लोक नाट्य रूप है पूरे देश में वो अपनी चेतना को जागृत किए हुए थे और उनके माध्यम से वो 4 अलग अलग पक्षों को हमारे बीच में उद्घाटित कर रहे थे। कुछ वे प्राचीन जो आख्यान है उनको लेकर के चल रहे थे। आप देखिए कि जितने भी प्रमुख लोक नाट्य हैं उनमें आपको बहुत सारे ऐसे विषय मिलेंगे जिसमें पुरातन जो आख्यान हैं, पुराण है, हमारी जो पारंपरिक कथाएं हैं वो उसमें आ रही हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है लोक नाट्यों का कि उसमें ऐतिहासिक चरित्रों का अंकन हो रहा है, यानी ऐसे इतिहास के महत्वपूर्ण नायक जिन्होंने लोकहित के लिए कार्य किया उनको लोक नाट्य में निरूपित किया गया। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य लोक नाट्य में यह देखा गया कि बहुत सारे ऐसे लोग जो सामान्य वर्ग के थे किंतु जिन्होंने कुछ ऐसे कार्य कर दिए जो कि व्यापक लोक चेतना को कहीं न कहीं प्रभावित करने वाले सिद्ध हुए, तो ऐसे लोक देवताओं पर लोगों ने नाटक लिखे हैं, तो लोक नाट्य परंपरा उसको लेकर चलती है। और चौथा जो महत्वपूर्ण आयाम है वो यह है कि सामाजिक संबंध, हमारे पारिवारिक विषय या फिर हास्य प्रसंग, इनको लेकर के भी लोक नाट्यों में अभिव्यक्ति मिली है। तो इन चारों आयामों में जब हम लोग जाते हैं तो लोक नाट्य जो है वह हमेशा ताजा बना रहता और उसका कोई एक पाठ बन गया और वो अंतिम हो गया, ऐसा नहीं होता। वो काल के प्रवाह में जैसा जैसा परिवर्तन समाज में देखता है वो कहीं न कहीं उसमें संवादों के माध्यम से या अन्य प्रकार के प्रसंगों के माध्यम से वह उसमें जुड़ जाता है, आत्मसात कर लेता है। तो इसका मतलब यह है कि लोक नाट्य की वाचिक परंपरा का तो निर्वाह करता ही है, समयानुरूप वो अपने आप को अद्यतन भी करता है, हमारे अपने समय के साथ वह निरंतर जुड़े रहने की चेष्टा भी करता है। तो मालवा का जो लोक नाट्य नाच है इसकी ये विशेषता है कि लगभग 250-250 साल पहले मालवा क्षेत्र में इस दौर के जो लोग थे उन्होंने ये पाया कि राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में लोक नाट्य की परंपराएं हैं, यहाँ पर कुछ बिखरी हुई परंपराएं थी। तो उन्होंने तय किया कि हम भी कोई एक इस प्रकार का
नाट्य रूप तैयार करें, सहज ही तैयार करें, जिसके की माध्यम से हम लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाए। और उस रूप में गुरु गोपाल जी जो है वो पहले जो है इसके उस्ताद माने जाते हैं लोकनाट्य माच के। उन्होंने जी। सबसे पहले माच के खेल प्रारंभ किए। फिर उस दौर में ये होता था कि स्पर्धा की भावना भी होती थी। अरे हम्म, उन्होंने अपना हम्म, उस्ताद खड़े हो गए कि उन्होंने कहा कि मैं भी अपना मैच खेलूंगा। तो उन्होंने स्वयं ने मंडली बनाई और लोगों को मैच के लिए प्रेरित किया। तो फिर तो ये सिलसिला चलता है। और आप देखिए कि इन 250-250 वर्षों में 100 से अधिक मैच के खेल तैयार हुए, उनको हम्म, खेला गया। करीब 125 से ज्यादा रंगतें इसमें बनी है जो बहुत ही मधुर है, जिनको सुनना जो है वो एक अलग प्रकार के आस्वाद का अनुभव देता है। और उसके साथ साथ सैकड़ों की संख्या में कलाकारों ने इसमें हिस्सेदारी की। तो जी, मालवा के लोक नाट्य माच को, जिसको कि मैं मध्य प्रदेश और एक तरह से कहें तो संपूर्ण मध्य और पश्चिमी भारत का एक प्रतिनिधि लोक नाट्य मानता हूँ, उस पर जो हम्म, है वो काम किया। और बहुत सारे काम, पुस्तक लेखन, प्रकाशन, माच का मंचन, महोत्सव का आयोजन, ऐसे तमाम संदर्भों के साथ आगे आया है। और मुझे कहते हुए एक गौरव की अनुभूति होती है कि आज के समय में बहुत सारे नए लोग माच की इस परंपरा से अपने आप को जोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। जी, जी, जी। आपने आलोचना के क्षेत्र में भी बहुत कार्य किया है, तो कुछ मुख्य आलोचना एवं शोध कृतियों के बारे में जानकारी संक्षेप में दें। आलोचना के क्षेत्र में मेरा जो आगमन है वो, उसकी प्रेरणा जो है मेरे गुरुवर हैं आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी। जी, जी, गुरुवर आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी जो है वो शास्त्रीय आलोचक हैं। शास्त्रीय आलोचक के साथ साथ वे सदैव अपने आप को नए दौर के साथ भी जोड़े रखना चाहते थे। उनकी ये अभिलाषा थी कि हमारे जी, जो परंपरागत मानदंड हैं, चाहे वो रस हो, वक्रोक्ति हो, ध्वनि हो, रीति हो, आदि आदि, इन सबको हमारे नए समय की रचना धर्मिता के आलोचन के लिए देखा जाए। तो जी, उनकी प्रेरणा से सबसे पहले जो है मैंने शब्द शक्तियों का कार्य प्रारंभ किया। जी, और गुरु जी ने एक विशेष आग्रह के साथ यह विषय मुझे दिया था, क्योंकि उनको जी, ये लगता था कि उन्होंने बहुत शुरुआत में व्यंजना और नवीन कविता, लक्षणा और उसका हिंदी काव्य में प्रसार जैसे जी, महत्वपूर्ण कार्य किए थे। लेकिन उनके सामने यह था विषय कि यह जी, बहुत ही गूढ़, जटिल और समसामयिक विषय है जिस पर कि कार्य होना चाहिए। हुँ, उन्होंने कहा कि केवल भारतीय नहीं वरन पश्चिम की आलोचना में, पश्चिम के चिंतन में इसके समतुल्य ऐसे कौन से महत्वपूर्ण विषय मिलते हैं जिससे इसकी जी, तुलना की। और फिर जी, तो ये सिलसिला चल पड़ा। मैंने दर्शन की दृष्टि से शब्द शक्तियों को देखा, उधर पश्चिम से आने वाले आलोचनात्मक सिद्धांत, वहाँ का भाषा विज्ञान, उसके विविध संप्रदाय, फिर हुँ, शैली विज्ञान और शैली विज्ञान के भी विभिन्न स्कूल्स, इन तमाम क्षेत्रों को देखते हुए मैंने पाया कि शब्द शक्ति के समतुल्य सोचने की कोशिश वे लोग कर रहे हैं, लेकिन जी, इतने विराट फलक को छू नहीं पा रहे हैं। और इसी हुँ, दृष्टि से यह ग्रंथ तैयार हुआ और बाद में ये प्रकाशित और प्रशंसित भी हुआ। आलोचना हुँ, के क्षेत्र में चाहे मध्यकाल, विशेष तौर पर भक्ति काल हो, या फिर आधुनिक काल में तमाम प्रकार की जो हमारी काव्य धाराएं हैं, हुँ, उपन्यास हैं, गद्य की विभिन्न विधाएं हैं, इन सभी जी, पर आलोचनात्मक लेखन किया है। और इसके साथ ये चेष्टा बनी रही है कि हमारे जो परंपरागत काव्यशास्त्री मानदंड हैं हुँ, उनको लेकर के भी हम लोग आत्मसजग हों। हमारा जी, संकट यह है कि पश्चिम से आने वाली बयार का स्वागत जी, करते करते हम एक तरह से डूब गए। ऐसा लगने लगा कि हम लोग आत्महीनता की स्थिति में आ गए, अपना आत्म सही, स्वाभिमान खो बैठे। जबकि जी, आवश्यकता इस बात की थी कि पश्चिम भी कई बातों से बहुत प्रभावित रहा है भारत से, भारत के बिल्कुल, दर्शन से, भारत की जो काव्य चिंतन की परिपाटी है उससे, यहाँ के कई मनस्वी और महत्वपूर्ण रचनाकारों से कालिदास को पसंद करते हैं।
वे जी, तमाम भाष बहुभूति आदि की चर्चा करते हैं। लेकिन हम लोग कहीं न कहीं आत्महीनता की स्थिति में आ गए। तो प्रयास मेरा ये रहा कि हम अपनी जो प्राचीन संस्कृत काव्य परंपरा है, उसके साथ जुड़ें, कालिदास को पढ़ें, हम भर्तृहरि को देखें, हम भास भवभूति, वाल्मीकि आदि को देखें और फिर केवल वहीं न रुके, हम लोग जो प्रवाह में हिंदी साहित्य की एक समृद्ध परंपरा है, इसका जो 1300 वर्षों का इतिहास है, उसके भी जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, उनके साथ में हम जुड़े। तभी जाकर के हम लोग एक तरह से भारतीय साहित्य की परंपरा के साथ ठीक प्रकार से, और इस जी, दृष्टि से मेरी आलोचना सदैव कहीं न कहीं उन तमाम मूल्यों के साथ जुड़ी रही है, जो हमारी शाश्वत मूल्य दृष्टि का अंग रहे हैं। इसी प्रकार प्रवाह के साथ जुड़ते हुए एक गहरी सांस्कृतिक दृष्टि के साथ साहित्य को देखने की आवश्यकता है। इस पर भी मेरी आलोचना का बल रहा है। जी, जी। आपने कई विदेश यात्राएँ भी अकादमिक तौर पे की हैं, तो आपके अनुभव हिंदी के संदर्भ में कैसे रहे? मतलब आपने वहाँ पे हिंदी के प्रति लोगों का रुझान या क्या कुछ आपने अनुभव किया? मुझे ऐसा लगता है कि भारत के बाहर जी, जो हिंदी का प्रसार हुआ है, जी, उसमें भारतवंशियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। दुनिया के जैसे लगभग 100 देशों में बसे हुए 3.5 करोड़ भारतवंशियों ने इस जी, भाषा को केवल एक औपचारिक रूप में बातचीत की भाषा, संवाद की भाषा ही नहीं रखा है, इसके जी, माध्यम से वह सांस्कृतिक चेतना का संवहन करने वाली भाषा के रूप में देखते हैं। तो बिल्कुल। हिंदी जो है वो उन लोगों के लिए मात्र औपचारिक प्रकार की भाषा नहीं है, वो उनके यथार्थ की भाषा है, वो उनके सपनों की भाषा है, वो एक तरह से भारत के प्रति आत्मीयता के रिश्तों की वो भाषा है। और इस रूप में मैं जहां भी गया, जिन जिन देशों की मैंने यात्रा की, वहां हुँ, मैंने हुँ। पाया कि वहां पर बसे हुए भारतवंशी भले ही किसी भी भाषा के प्रयोक्ता हो, हुँ, कोई पंजाबी भाषी है, कोई भोजपुरी बोलने वाला व्यक्ति है, हुँ, कोई जो है वो गुजरात का है तो गुजराती बोलने वाला व्यक्ति है, लेकिन जी, जब वे सामूहिक रूप में एक दूसरे के साथ जुड़ने की चेष्टा करते हैं, तो वे हिंदी का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि हिंदी बिल्कुल, जो है वो उन्हें जोड़ती है, विभिन्न बिल्कुल। भाषा भाषियों को जोड़ती है, उन संस्कृतियों को जोड़ती है, जो भारत के बाहर भी एक नए प्रकार की संस्कृति का विकास करते हुए वे लोग दिखाई देते हैं। और यहाँ जी, पर मुझे यह आदर्श सामने दिखाई देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कभी कहा था, जहां बसे सोई सुंदर देश हो। हम हुँ, जहां बसे वही हमारे लिए सुंदर देश है। तो इन लोगों ने भारत के बाहर जहां बस गए थे, हुँ, तो आप देखिए अनजान क्षितिज की तरफ ये जब जा रहे थे, तब इन्हें पता भी नहीं था कि ये घर लौट सही, भी पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे, या कब बिल्कुल। लौटेंगे, 10 साल 20 साल बाद। और कई तो गए चले गए, बस गए वहां जाकर के, वहीं पर जी, उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से खपा दिया। मॉरिशस जी, गया तो मैंने पाया कि उन्होंने अपने श्रम और रक्त से सिंचित भूमि पर जिस तरह से गन्ने की खेती की, तमाम प्रकार हुँ, के उत्पाद किए, तमाम प्रकार के जो है उद्यमों को उन्होंने तैयार किया। तो ये तब हुआ जब उन्होंने इस मंत्र को चरितार्थ किया, जहां बसे सोई सुंदर देश। ठीक है, बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल, का घर न लूट पाए, लेकिन ये भूमि भी हमारे लिए उतनी ही प्रिय है जितनी हमारे लिए भारत भूमि है। तो बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। तमाम देशों में जो बसे हुए लोग, सूरीनाम, गुयाना, फिजी या दक्षिण अफ्रीका, तमाम देशों में आप चले जाएं, यहाँ तक कि जो नए प्रकार के जो उपनिवेशिक मानसिकता को लेकर के चलने वाले देश हैं, जिन्होंने हमारे भारत को कहीं न कहीं गुलाम बनाया था, ब्रिटेन चले जाए, वहां पर भी जो बसे हुए भारतवंशी है, वो आज भी भारतीयता के साथ अपना गहरा रिश्ता रखते हैं, और हिंदी एक तरह से उस व्यापक चेतना के साथ उनको अपने आप को प्रत्यक्ष करने का माध्यम बनता है। फिर यह भी हमें देखना चाहिए इन देशों में कि वहां पर हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण कार्य भले बाद में प्रारंभ हुआ, लेकिन जी, कई संस्थाओं ने मूलभूत कार्य किए। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यों को अंजाम देते हुए हिंदी के साथ अपना संबंध बनाए रखा। उन्होंने जी, प्रकार के उपाय किए जिससे कि चाहे वो धार्मिक या सांस्कृतिक गतिविधियां हों,
उसमें हिंदी को उन्होंने जो स्थान दिया। बाद में फिर आप देखिए कि उन्होंने स्वयं ने विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में हिंदी को प्रतिष्ठित किया। उन्होंने बिल्कुल ग्रंथ तैयार कर दिए। और अब तो ये कहते हुए बहुत गौरव का अनुभव होता है कि इस जमाने में भारत में किताबें बनती थी, भारत से किताबें उन देशों में जाती थी। अब वहाँ के लोग खुद इतने तैयार जी हो चुके हैं, इतने सजग हो चुके हैं कि वो अपनी पाठमाला खुद अपने भूमि के साथ जोड़ करके बना रहे हैं। तमाम रचनाएं और श्रेष्ठ साहित्य वहाँ रचा जाना। तो इसका जी मतलब यह है कि भारत के बाहर भी भारत जो एक महाभाव है, उस भारत महाभाव को लेकर जीने वाले लोग हैं। और वे लोग कहीं भी ऐसा नहीं है कि अपनी भूमि के साथ द्रोह करते हैं, उस भूमि को भी वे उतना ही स्नेह देते हैं जैसा कभी उनके पूर्वज भारत के साथ उनका लगाव था। और आप देखिए कि आज ऐसे तमाम क्षेत्रों में उन्होंने न केवल राजकाज में अपना स्थान अर्जित कर लिया है, तमाम उद्योग धंधे, तमाम तमाम व्यापार व्यवसाय सब में उन्होंने अपना स्थान बना लिया। और मॉरिशस अफ्रीका की दूसरी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था बन गया। बिल्कुल बिल्कुल ये कैसे बनता? यदि भारतवंशी उस भूमि के साथ अपना गहरा रिश्ता नहीं बनाते तो ये नहीं संभव था। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि हिंदी जो है वो कहीं न कहीं भारत रूपी महाभाव की भाषा है, उस महान चेतना की भाषा है जो सुदूर अतीत से चली आ रही हमारी शाश्वत मूल्य दृष्टि का सम्मान करती है। और दुनिया में भी वो वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को चरितार्थ करते हुए सबको परिवार भाव के साथ जीने की, और यही हिंदी की शक्ति भी है। जी बिल्कुल सही है। सर, आपने 75 से अधिक विद्यार्थियों का शोध निर्देशन किया है, तो आप जो आने वाले शोध छात्र हैं उनके लिए कुछ टिप्स या कुछ सलाह देना चाहेंगे जिन्हें अपनाकर वो अपना कार्य अच्छे से संपूर्ण कर सकें? मेरा ये मानना है कि शोध या अन्य प्रकार का भी रचनात्मक कार्य हो, जी शोध भी एक रचनात्मक कार्य है। जी भले ही उसकी जो प्रविधि और प्रक्रिया है वो ज्यादा वैज्ञानिक, ज्यादा ज्ञानात्मक, ज्यादा तार्किक होती है, लेकिन कोई भी कार्य जीवन में कभी भी शॉर्टकट से संभव नहीं होता है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार का जीवन बनाना चाहता है कि वो थोड़े में सब कुछ अर्जित कर ले बिना परिश्रम किए, तो उन तमाम लोगों को मैं आगाह करता हूं कि हो सकता है तात्कालिक सफलता उनको मिल जाए, लेकिन शोध या अन्य प्रकार के रचनात्मक कार्यों में इसके लिए कोई जगह नहीं है। और जो लोग इस प्रकार की मानसिकता लेकर शोध के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो वे इससे दूर रहें, उससे शोध का भला होगा, उनका भी भला होगा। केवल उपाधि के लिए शोध करने के लिए जो लोग आते हैं, मैं हमेशा उनसे ये कहता हूं कि उपाधि तो एक सह उत्पाद है, आपका मुख्य उत्पाद जो है वह ज्ञान का विस्तार है। जब तक आप ज्ञान क्षेत्र का विस्तार करने की स्थिति में नहीं आते हैं तब तक आपका शोध शोधाभास है, वो शोध कहलाए जाने के योग्य नहीं। बिल्कुल दो शर्तों पर यदि आपका शोध खरा उतरता है तो आप माने कि आपने शोध किया है, वरना आपने शोध के नाम पर छद्म किया है। पहला, सर्वथा नवीन तथ्यों का अन्वेषण, और दूसरा, पूर्व ज्ञात तथ्यों की अभिनव व्याख्या जी। और इन दोनों को करते हुए आपने अपनी बात को एक बेहतर, सुसंगत रूप में, यदि श्रेष्ठ रूप में प्रतिपादित नहीं किया है तो भी गड़बड़ है। आपने खोज लिया लेकिन आपकी प्रतिपादन की जो शैली है, आपकी भाषा है, वो स्तरीय नहीं है, तो वह शोध कार्य भी जो है वो कहीं ना कहीं इसकी सीमा बन जाती है। तो अगर कोई शोधार्थी मेरे पास शोध कार्य के लिए आता है तो मैं उसे हमेशा ये सलाह देता हूँ कि शोध को अपनी वृत्ति बना लो, शोध को अपनी आदत बना लो। और जब तक आप इस रूप में शोध को नहीं लेंगे, आप चाहेंगे कि इधर उधर से कुछ सामग्री ले ली, उसका संचयन कर लिया, तो वो शोध नहीं है, वो शोधाभास है और शोध के नाम पर छद्म है। अतः शोधार्थी जब भी आए तो वह हमेशा चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो और पूर्ववर्ती शोधों
की परंपरा में अपने आप को देखें कि पूर्व में हमारे पहले के लोगों ने कहाँ तक खोज यात्रा पूरी की थी, वो कहाँ रुक गए, उसके आगे अब उनको यात्रा करनी है। तो एक तरह से शोध जो है वो मनुष्य जीवन की अविराम यात्रा का पाथेय है, तो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। उसमें बस दायित्व हमारा यह है कि हम जहां तक उस यात्रा के उस तमाम पड़ावों को जानते हुए जो पहले हो चुके हैं आगे बढ़ा देते हैं, तो हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है। हाँ, हमने जहां तक छोड़ा है जरूरी नहीं है कि ये समापन है। हमने जहाँ छोड़ा है उसके बाद कोई नया शोधकर्ता आएगा, वो उसको आगे बढ़ाएगा। तो हम जो है एक तरह से शोध की अविराम यात्रा के पथिक इस रूप में हमें अपने आप को आजमाना चाहिए, और इसी दृष्टि से मैं अपने शोधार्थियों को तैयार करता हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि एक भी शोधार्थी, एक भी शोध प्रबंध ऐसा नहीं हुआ है मेरे मार्गदर्शन में, और यहाँ तक कि हमारे विश्वविद्यालय में भी हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं इन चीजों का, जी प्रकार की नकल हो। जब तक कोई बात जी दृष्टि से ऐसा मेरा मानना है, और उसी अविराम प्रक्रिया में हमारे शोधार्थी जुटे हुए हैं। जी जी ये तो सही है। जब तक ये बातों का ध्यान नहीं रखा जाएगा वो शोध ही नहीं कहलाएगी। बिल्कुल सही कहा। तो सर, समय की अपनी सीमा है, और इसी कारण हम और अधिक आपसे बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ आपने किया है उसके बारे में दर्शकों को बताना है। लेकिन अब हम अगली बार फिर कभी मिलेंगे और आपसे और अधिक इस संबंध में जानेंगे, और आपकी आने वाली जो भी आप कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उनके प्रति, उस कार्य के प्रति मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं।